बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। थंबनेल आपने चेक कर लिया होगा और आई एम श्योर कि आपने थंबनेल को देख के ही इस वीडियो को क्लिक किया होगा। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इस बात की शिकायत रखते हैं कि यूनिवर्सिटी ने आपको मार्क्स कम दिए हैं, या इस बात का आप गिला करते हैं कि पेपर आप बहुत अच्छा दे के आए थे लेकिन इस तरह के आपके मार्क्स नहीं आए, तो इन सब बातों को, इस तरह की मिलती जुलती बहुत सी जो शिकायत है, बच्चे मुझे वक्तन फ़ौक्तन मुख्तलिफ जो अंदाज में मुझसे पूछते थे, तो इन सब के लिए मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा है। और ख़ास तौर पे मैं उन बच्चों को मैं ये वीडियो डेडिकेट करता हूँ जिन बच्चों का लास्ट चांस है, या ऐसे बच्चे जो घर में बैठ के विदाउट एनी सोर्स या विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर टीचर वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे हुए हैं। आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत से जो बातें नहीं सीखेंगे, बहुत कुछ आपको नया जानने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको किसी का आपको पता नहीं होगा, अटेम्प्ट कैसे करना है, गलतियाँ कौन सी आप अनजाने में करते हैं, वगैरह वगैरह। तो इन सब बातों को आपने आज की इस वीडियो में गौर से सुनना है, इनको समझना है। जो चीज़ लगे आपको इम्पोर्टेंट है तो आपने उसको लाजमी नोट डाउन करना है। अपनी कॉपी पेंसिल आप अपने पास रख लें, ताकि जो कुछ भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कुछ भी आपको मैं समझाऊंगा, आपने उसे नोट करना है। तो आप पहले देखें, मेरे पास एक पेपर है, मेरी सारी बातों को आपने गौर से सुनना है और पूरा सुनना है। अगर आप चाहते हैं कि आपने नंबर अच्छे लेने हैं तो हर एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो इस पेपर में लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन तक मैं आपको सारा अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा। इसमें आपने कौन सी मिस्टेक नहीं करनी, या आप किस तरह लिखते हैं, इसको लिखना किस तरह, इसका अंदाज क्या होता है, वगैरह, इन सब बातों को डिस्कस करूंगा। तो एक पेपर है किसी भी यूनिवर्सिटी का, मैंने इसे क्रॉप किया हुआ है आपको बताने के लिए कि मेरी ये वीडियो स्पेशल पंजाब यूनिवर्सिटी या सरगोदा या फैसलाबाद या गुजरात या किसी और यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। मेरी ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जो बच्चा इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट करना चाहता है, जिसको इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट करने का मेथड नहीं पता, जो इस बात का गिला करता है कि मेरे मार्क्स कम आते हैं, वगैरह वगैरह। तो मेरे सामने एक पेपर है, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो सकता है, आपके पास भी बेशुमार पेपर्स होंगे, बेशुमार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। तो आपने देखना है अपने पेपर पे, इस पे आप देखें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 लिखा हुआ है, आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। सेक्शन 1 और सेक्शन 2, जो बातें आपको बताता जा रहा हूँ इनको आपने नोट करना है। देखें, जब भी आपने अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन सेक्शन 1 या सेक्शन 2, सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको नज़र आ रहे होंगे। सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। आपने देखना है कि आप पहले अटेम्प्ट किसको करना चाहते हैं, सेक्शन 1 को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, सेक्शन 2 को। हमेशा आपने उस क्वेश्चन का इंतखाब करना है जो क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में सबसे अच्छा आता है। आप क्वेश्चन का मतलब है कि सेक्शन है, आप सेक्शन ए को अच्छा अटेम्प्ट करना चाहते हैं। अगर आपको पता है कि मुझे सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन अच्छे आते हैं तो आप सेक्शन ए का इंतखाब करें। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है, सेक्शन बी पोर्शन जो है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप उस सेक्शन का इंतखाब करें। कहने का मतलब ये है कि सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जबकि सेक्शन बी में 3, 4, 5 एंड 6 इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं। अब इनमें वेटेज देख लिया आप कि आपको दोनों में से किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है। याद रखें, आपने जिस सेक्शन को आपने पिक किया, अगर आप सेक्शन 1 को पिक करते हैं तो फिर सेक्शन 1 में 2 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। फिर आपने एक सेक्शन को आपने पिक करने के बाद उस सेक्शन को आपने पूरा अटेम्प्ट करना है, हाफ में नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं करना क्वेश्चन नंबर 1 आपने अटेम्प्ट किया है फिर उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ऐसा नहीं चलेगा। एक तो आप ये शफलिंग नहीं करनी है, आपने जो सेक्शन अटेम्प्ट किया है उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए, सेक्शन बी का इंतखाब किया तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 का इंतखाब किया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखने के बाद फिर आप चले जाते हैं सेक्शन 1 की तरफ। ये शफलिंग गलत हो जाती है, ये आपकी मैच्योरिटी शो होती है। आप चूँकि
बैचलर क्लास में है तो आपसे मैच्योरिटी ये एक्सपेक्टेड की जाती है कि बच्चा मैच्योर है, मैच्योरिटी शो करेगा। यहाँ पे आपने सेक्शन में शफलिंग नहीं करनी, आसान सी बात में और सीधी सी बात में, आसान से अल्फाज में आपको इतना कह रहा हूँ कि जिस सेक्शन का आपने इंतखाब किया है उस सेक्शन को आपने पूरा अटैम्प्ट करना है। पूरे से मुराद ये है कि आपने उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, फिर उसके बाद आपने दूसरे सेक्शन की तरफ जाना है। इसमें चॉइस है कि आप सेक्शन 1 का इंतखाब करते हैं, सेक्शन 2 का इंतखाब करें, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब सेक्शन आपने अगर बी पहले लिखना है, आपको सेक्शन बी के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे आते हैं तो फिर आप इनमें क्वेश्चन की शफलिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 इनमें आप किसी भी क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन इन चारों क्वेश्चन को आपने इकट्ठा लिखना है। इकट्ठा लिखने के बाद फिर जब आपके चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपने सेक्शन ए की तरफ जाना है। तो ये मेरी सबसे जो बुनियादी बात है जो आपने सीखनी है कि आपने सेक्शन की शफलिंग नहीं करनी। जो आपने क्वेश्चन लिखा आपने उसी क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करना है, फिर उसी सेक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपने अटेम्प्ट करके इस बात का यकीन कर लेना है कि हमने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, फिर उसके बाद आप दूसरे सेक्शन की तरफ जाएंगे। ये बात आपको पेपर से समझाने वाली थी। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, इसी क्वेश्चन से आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, 2 आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सी गलतियाँ अटेम्प्ट करने में आप करते हैं, फिर आगे ऐसे मॉडर्न ऐसे आपको सिखाऊंगा कि आपने इस मॉडर्न ऐसे को कैसे अटेम्प्ट करना है, इडियम्स है, करेक्शन ऑफ एरर्स है, फिर उसके बाद लेटर्स या एप्लीकेशन, इन दोनों को आपको मैं बताऊंगा। पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको पूरा पेपर सॉल्व दिखाऊंगा कि आपने इस पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है और कौन कौन सी मिस्टेक इसमें से नहीं करनी। पेपर से तो आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि आपने पेपर में मिस्टेक जो रिपीट नहीं करनी। अब मैं चलता हूँ इस पेपर के सोल्यूशन की जानिब। ये पेपर मेरे पास है और ये सॉल्व पेपर है, और इसमें एक बात आपको बता दूं कि आपने इस पेपर को नहीं देखना या इस पेपर में आपने गलतियां नहीं निकालनी। ये पेपर अगर एज ए रोल मॉडल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ तो इसमें इसकी लिखाई अच्छी नहीं है या इसका जो हैंड राइटिंग स्टाइल है वो अच्छा नहीं है, इससे अच्छी तो हैंड राइटिंग हम कर सकते हैं। तो याद रखना आपको सब कुछ आता है, आप अच्छी हैंड राइटिंग भी करते हैं, आपको अगर सारा पेपर भी आता है लेकिन अगर आपको पेपर लिखने का मेथड नहीं आता, अगर आपको पेपर लिखने का तरीका नहीं आता, आप जितने मर्जी अच्छे स्टूडेंट हैं आप मेरी नज़र में और सब की नज़र में बिल्कुल ज़ीरो हैं कि अगर आप मार्क्स नहीं गेन कर सकते तो आप सारी कंपटीशन की दौर है। अगर आप सारी मेहनत करने के बाद हैंड राइटिंग अच्छी होने के बाद भी अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो मुझे बताया आपकी प्रेजेंटेशन या आपकी हैंड राइटिंग या आपकी जो इंटेलिजेंस है वो किस काम की है। तो इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसी भी हैंड राइटिंग है आपने जस्ट मेथड पिक करना है। मैं मानता हूँ कि बहुत से बच्चे मुझे ऐसे सुन रहे होंगे जिनकी हैंड राइटिंग कमाल की होगी, जिनकी प्रेजेंटेशन कमाल की होगी, मुझे इससे गर्ज नहीं है। मैं सिर्फ आपको मेथड सिखा रहा हूँ कि आपने लिखना कैसे है। जो देखें मैंने सेक्शन बी एक बच्चे का पेपर था तो मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने उस बच्चे के पेपर को आपको दिखाने के लिए तस्वीरें लेके आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इस मेथड को आपने जैसी भी हैंड राइटिंग है लेकिन प्रेजेंट उसने अच्छा किया हुआ है, उसने तरीका अच्छा अपनाया हुआ है, आप भी बिल्कुल ऐसे करेंगे। बाकी मैं आपको गाइडलाइन देता हूँ कि आपने इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। तो सेक्शन बी का इंतखाब पेपर में आपको बता चुका हूँ कि दोनों में से किसी एक सेक्शन का इंतखाब करना है। इसने सेक्शन बी का इंतखाब किया है। सेक्शन बी में आपको पता है क्वेश्चन नंबर जो 4 आते हैं बाकी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 जो भी क्वेश्चन 4 है इनमें से क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबरिंग आपने ऐसे ही देनी है। मार्जिन लाइन आप एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे लाजमी लगाएंगे, राइट हैंड साइड पे नहीं लगी हुई क्योंकि यूनिवर्सिटी के पेपर में मार्जिन लाइन नहीं लगी हुई होती। ये तो जस्ट एक रफ सा पेपर था, उस पे उसने टेस्ट दिया है तो उसी टेस्ट से मैं आपको तस्वीरें भेज रहा हूँ। तो क्योंकि मैं सिखाता हूँ बच्चों को कि आपने जो मार्जिन लाइन लगानी है वो एक ही लगानी है और लेफ्ट हैंड साइड पे लगानी है। राइट हैंड साइड से आपके पास चांस है कि आप बेशक पेज के एंड तक चले जाए। ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है। जो सेक्शन आपने इंतखाब करना है
उस सेक्शन को लिखना है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपने इंतखाब किया उस क्वेश्चन को लिखना है। फिर वो क्वेश्चन कौन सा है, हर क्वेश्चन की आपको यहाँ पे हेडिंग मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसकी हेडिंग क्वेश्चन नंबर 4 है। आपने भी जो क्वेश्चन लिखना है उस क्वेश्चन की हेडिंग लाजमी अटैम्प्ट करनी है, उसकी हेडिंग लाजमी देनी है। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन का ध्यान लाजमी देना आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है कि आपने जो क्वेश्चन वहां से पिक किया उसी क्वेश्चन का नंबर आप यहाँ पे देंगे। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन की हेडिंग, वो क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 उसने पहले लिखा तो क्वेश्चन नंबर 4 ईडियम्स वाला था। अब इडियमेटिक फ्रेसेस की हेडिंग जो कुछ सिखाता हूँ बच्चों ने वैसे ही प्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे तकरीबन 60 से 70% बच्चे ऐसे हैं कि जो अपना पेपर पूरा अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो उनके लिए शॉर्टकट मेथड ये है कि आप कोई ज़रूरत नहीं है किसी क्वेश्चन को लिखने की, आपको तरीका सिखा रहा हूँ, जस्ट आपने उसका नंबर देना है। ईडियम्स में आप देखें नंबर आपने देना है, ऊपर देखें आप नंबर 1 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद नंबर 2 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद नंबर 6 लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जिस ईडियम का आपने पिक किया ये रोमन नंबर आपने देने हैं। इसमें मैं उम्मीद करूंगा कि इतने भी आप गए गुजरे नहीं हो कि आपको रोमन काउंटिंग का पता नहीं होगा। ये देखें आई वाला, फिर डबल आई या ट्रिपल आई, फिर आई वी, ये सारी रोमन काउंटिंग होती है। पार्ट्स हमेशा आपके रोमन काउंटिंग में लिखे जाते हैं, ये आपके पार्ट्स अटेम्प्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन आपके इस नंबरिंग में होती है, ये 1 2 3 4 ये क्वेश्चन नंबर है। जबकि जब पार्ट्स अटेम्प्ट करते हैं, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट 3 पार्ट है, जब आप पार्ट अटेम्प्ट करेंगे तो रोमन में अटेम्प्ट करेंगे। जब आप क्वेश्चन का नंबर देंगे तो इस नंबरिंग के साथ, जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 वाली नंबरिंग है, इसी के साथ आपने अटेम्प्ट करनी है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं कि आपको नहीं समझ आएगी। अब देखिए ईडियम्स लिख रहा हूँ तो ईडियम्स में जिस ईडियम का सेंटेंस आपने बनाना है उस ईडियम को आपने मार्कर के साथ लिख देना है। बस इन अफिक्स का था और इन अफिक्स ये पहले नंबर पे है। तो पहले नंबर पे आई एम इन अफिक्स एंड डू नॉट नो व्हाट टू डू। जिस सेंटेंस को मैंने बनाना है उस सेंटेंस में जो ईडियम मैं लिखूंगा उस ईडियम को मैं जस्ट मार्कर के साथ लिखने का कहता हूँ। तो जो मेरे बच्चे गलती करते हैं वो मार्कर में उसे कैपिटल कर देते हैं। जिस तरह इन अफिक्स है तो इन अफिक्स का आई वो बड़ा लिख देंगे। याद रखें 2-3 बातें आपने ईडियम्स में याद रखनी है जो आप लिखते हैं, जो आप गलती करते हैं। पहली गलती क्या है कि आप इनमें लेटर्स को कैपिटल कर जाते हैं। मैंने जितने भी आपको नोट्स दिए हैं ईडियम्स के हैं या करेक्शन के हैं, जिस तरह मैंने कोशिश की है कि आपने इसमें साइंस याद रखने हैं। अगर मैंने किसी ईडियम के लास्ट में फुल स्टॉप डाला है तो आपने फुल स्टॉप ही रखना है। कुछ ईडियम्स होते हैं जो सेंटेंसेस बनते हैं वो क्वेश्चन मार्क के साथ बनते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है जबकि बच्चा फुल स्टॉप डाल रहा होता है। इसी तरह आप इस ईडियम में देखें जो यहाँ पे है, अब ये ईडियम्स है ही हु डिग्स अ पिट फॉर अदर्स फॉल्स इनटू हिमसेल्फ। अब देखें अदर्स के बाद आपको कामा नजर आ रहा होगा, जबकि जब आप सेंटेंस लिखेंगे तो आप इसमें कामा को नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि आपके ख्याल में, आपके जब आप तैयारी कर रहे थे आपने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। चाहे वो कामा है, चाहे सेमी कॉलन है, चाहे फुल स्टॉप है, चाहे क्वेश्चन मार्क है, जो साइन आप याद जिस जगह से भी कर रहे हैं, चाहे मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, चाहे आप अपनी बुक से या किसी और टीचर के नोट से तैयारी कर रहे हैं, तो आप जब भी ईडियम्स तैयार करें उनमें कैपिटल लेटर्स का ख़ास ख्याल रखना है। दूसरे नंबर पे आपने इनमें जो साइंस इस्तेमाल हो रहे हैं, फुल स्टॉप, कामा, जो भी साइन इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं आपने उन साइन को लाजमी डालना है। 2 नंबर आपने ज़ाया नहीं करने। छोटी छोटी बातें हैं, आपने इनको अपने माइंड में रखना है। अब इसके बाद आपको बताया आपने नंबरिंग लाजमी देनी है। देखिए अगर नंबर 1 है तो इन अफिक्स पेपर में ये नंबर 1 पे ही था। आगे नंबर 2 है तो नंबर 2 जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है तो ये मेरा नंबर 2 पे ही था। फिर आगे नंबर 6 आ गया, हालांकि नंबर 3 आना चाहिए था। आप लोग यहाँ पे 1 2 3 की काउंटिंग लिखते हैं जबकि वो पेपर में तीसरे नंबर पे नहीं होता। यहाँ पे मेरा ये ईडियम्स है कीप अप अपीयरेंस, ये 6 नंबर पे था, मैंने इसे 6 नंबर दिया, आप अनजाने में इसे 3 नंबर दे देते हो। फिर इसके बाद अगला देखें आप, ये 9 नंबर पे है तो मैं पेपर के मुताबिक जो नंबर होगा वो ही रोमन नंबर मैं यहाँ पे डालूंगा। दूसरी गलती आप ये करते हैं कि आप इसमें रोमन के बजाय दूसरी काउंटिंग लिख देते हैं।
तो इसमें भी आपने सीखना है, इसमें भी आपने ध्यान रखना है। यही इडियम्स की 2 3 4 गलतियां हैं जो आप लिखते हुए करते हैं। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम आप इडियम में गलती नहीं करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस करेक्शन का। देखिए मैं कहता हूँ पूरे पेपर में सबसे आसान जो पोर्शन होता है ये सेंटेंस की करेक्शन का होता है। जबकि कुछ बच्चों के लिए जिनको ग्रामर मुश्किल लगती है वो इस पोर्शन को सबसे मुश्किल और डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ पेपर कहते हैं। ना समझ हो, ना कोई आपको इंस्पायर करने वाला हो, ना टीचर हो, तो आप जाहिर सी बात है उस चीज़ को मुश्किल ही फील करेंगे। तो देखिए हर एक चीज़ की नोट्स, हर एक चीज़ की कॉपी, हर एक चीज़ जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, पूरे का पूरा पेपर आपको मैंने PDF में प्रोवाइड किया कि आप ये चीज़ें तैयार करें। वो तो टॉपिक एक अलग हो जाता है। सेंटेंस की करेक्शन क्वेश्चन नंबर 5 है। सेंटेंस करेक्शन आपने हेडिंग देनी है। अब देखिए मैंने किसी की भी क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ यहाँ पे ऊपर, आपको क्वेश्चन नहीं नजर आएगा। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने उसके नंबरिंग, पीछे आप नंबरिंग देख ले, नंबर 9 है तो ये नंबर 9 मेरा पेपर में था, मैंने उसी नंबर 9 को करके आगे जो आंसर है उसका सीधा सीधा आंसर लिख दिया है। कि मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा ऊपर, पहले बच्चे करते हैं ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसके नीचे आंसर, फिर अगला क्वेश्चन फिर नीचे आंसर। क्यों भाई, आप अपना वक्त क्यों ना सेव करो। आप वही आपने जो 2-4 मिनट सेंटेंसेस ऊपर लिखने हैं फिर उनके आंसर लिखने हैं, वही 2-4 मिनट आप किसी और क्वेश्चन को क्यों ना दे दो। तो कहने का मतलब ये है कि आप जस्ट आंसर लिखें, जो आपकी सबसे मेन बात है आप पीछे नंबर चेक कर दें, लाजमी नंबर दें। 1 2 3 नहीं लिखना। जो सेंटेंस आपने पिक किया है, जो सेंटेंस आपको अच्छा आता है, पास्ट पेपर सारे मैंने आपको दिए हुए हैं। पास्ट पेपर्स अपनी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी के 5 साल के 6 साल के आप उन्हें तैयार करें। मोस्टली सेंटेंसेस वहीं से रिपीट हो जाते हैं। नहीं मिलते तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूँ और आगे करता भी रहूँगा। देखिए नंबरिंग आपने लाजमी याद रखनी है। जो नंबर इसमें दिया हुआ है आपने उसी नंबर को लिखना है। यही बात आपको मैं इडियम्स में भी समझा चुका हूँ। बाकी इसका जो राइट आंसर है आप उसके राइट आंसर को उसी तरह लिख देंगे, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब द लेटर वाज पोस्टेड, अब हो सकता है ये पेपर में लिखा हुआ था द लेटर वाज पोस्ट, मैंने उस क्वेश्चन को नहीं लिखा, मैंने सीधा सीधा उसका आंसर लिख दिया द लेटर वाज पोस्टेड। अब पोस्ट में गलती थी तो पोस्ट को मैंने पोस्टेड बनाया, इसलिए मैंने इसे मार्कर के साथ लिख दिया। कि जो आपकी सेंटेंस में मिस्टेक होगी उस मिस्टेक को आप ठीक करोगे तो उस ठीक को आप मार्कर के साथ लिख दोगे। नहीं समझ लग रही तो सीधा सीधा आप पेन के साथ जो सेंटेंस आपका ठीक है सारा उसे पेन के साथ लिख दें, इसी तरह भी आपका चल जाएगा। ये आपके सेंटेंस की करेक्शन है। फिर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लेटर राइटिंग। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि आपने सबसे पहले ये तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहले इडियम्स, फिर करेक्शन, फिर उसके बाद लेटर्स आपने अटेम्प्ट करने हैं, फिर उसके बाद आप ऐसे की तरफ जाएं। देखिए लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग, इन दोनों को आपने गौर से सुनना है। कि लेटर राइटिंग में जो स्केच है, कुछ बच्चे लेटर को पिक करते हैं जबकि कुछ बच्चे एप्लीकेशन को पिक करते हैं। कुछ टीचर लेटर तैयार करवाते हैं, कुछ टीचर एप्लीकेशन तैयार करवाते हैं। मैं बच्चों को एप्लीकेशन तैयार करवाता हूँ, लेकिन मैं चूँकि इस वीडियो को बना रहा था तो जो बच्चे लेटर अटैम्प्ट करते हैं उनके लिए मैंने लेटर भी लिखा है, और जो बच्चे एप्लीकेशन अटैम्प्ट करते हैं मैं उनके लिए एप्लीकेशन को भी दिखाऊंगा। अब इन दोनों को आपको समझाऊंगा। जो लेटर कैपिटल लिखे हैं, एग्जामिनेशन हॉल है, CTABC है, May 6, 2024 है, जो कामा, जो फुल स्टॉप, जो लेटर कैपिटल, ये सब कुछ आपने वैसे ही डालना है। इनको आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। याद रखें एग्जामिनेशन हॉल सिटी और ये जो डेट है ये आपकी टोटली राइट हैंड साइड पे, और द एडिटर डेली न्यूज़पेपर जिसको आप लेटर लिख रहे हैं वो आपका टोटली लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड का मतलब है कि बिल्कुल किनारे पे आपका होना चाहिए, एक साइड पे आपका होना चाहिए, इसे दरमियान में नहीं लिखना। इसी तरह द एडिटर लिखा है, डेली डॉन लिखा है, लाहौर लिखा है, इनके जो लेटर कैपिटल्स हैं आपने कैपिटल रखने हैं। जिस जगह पे मैंने कॉमा डालना है आपने भी कॉमा डालना है, जिस जगह पे मैंने फुल स्टॉप डाला है आपने भी फुल स्टॉप डालना है। और
जो मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा है वो राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही, और जो आपको मार्जिन लाइन ब्लू नज़र आ रही है ये बिल्कुल इसके साथ साथ होना चाहिए। याद रखना, अक्सर बच्चे मुझे लिख के दिखाते हैं तो उनकी एक फिंगर गैप या हाफ फिंगर गैप नहीं होना चाहिए। आपकी लाइन के साथ साथ एक सीध बननी चाहिए सारी। द एडिटर की दी, इसी के नीचे डेली, इसी के नीचे लाहौर, इसी के नीचे सब्जेक्ट, इसी के नीचे सर। अब इस सर में अगर इस बच्चे ने सर में देखें और मार्जिन लाइन में गैप डाला हुआ है, आपका गैप नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल मार्जिन लाइन के साथ ये सारा स्केच है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट पे भी लेटर आया हुआ है आपने उस सब्जेक्ट को मार्कर के साथ लिखना है। फिर उसके बाद आप देखें जो भी लेटर आपका है आप उस लेटर की हेडिंग लिख रहे हैं। ये लेटर एक मल्टी लेटर था, तो कोई भी नेगेटिव इशू आता है तो उस पर लेटर था उस बच्चे का, तो उसे मैंने तैयार कराया था। बाकी अंडरलाइन जो था वो चेंज करने वाला था कि आपका जो टॉपिक आता है अंडरलाइन में आपने वो टॉपिक लिखते जाना है। खैर वो टॉपिक इसमें मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि मल्टी लेटर आपने कैसे अटैम्प्ट करना है या कैसे लिखना है। मैं जस्ट आपको स्केच समझा रहा हूँ कि आपने लेटर का स्केच कैसे करना है। और लास्ट में आप देखें योर्स ट्रूली, ये भी आपका टोटली राइट हैंड साइड पे, इसमें गैप नहीं देना। राइट हैंड साइड पे इस तरह करके आपने लिखना शुरू करना है कि ट्रूली का जो वाई है ये बिल्कुल पेज के एंड पे आए। उसके बाद कामा लाजमी डालना है, योर नहीं लिखना, योर्स लिखना है। फिर उसके बाद एक्स वाई जी जो है ये आपका योर्स ट्री लिखे बिल्कुल पूरे का पूरा साइज पे, बेशक खुला खुला करके लिख रहे हैं। तो ये इसका स्केच है। आपने जस्ट ये दरमियान में जितना भी लेटर है आप इस लेटर को छोड़ के बाकी जो आपको भी मैंने स्केच समझाया इस सारे स्केच के आपको 6 से 7 नंबर मिलते हैं। 15 नंबर की एप्लीकेशन या लेटर होता है, अब 15 में से 6 या 7 आपको सिर्फ इसके स्केच के मिल जाते हैं अगर आपने इसका स्केच ठीक लिखा है। बाकी उसमें आप हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक आप यहाँ पे दरमियान में दे देती है तो आपको इसके 3 से 4 नंबर हल्की फुल्की कह रहा हूँ। मैंने हर एक चीज़ प्रोवाइड की हुई है, सब कुछ मैंने खुद सॉल्व करके लिख के पूरे का पूरा पेपर दिया हुआ है, गैस भी दिया है, उसे सॉल्व करके भी मॉडर्न ऐसे हैं, नावल है, सेंटेंस करेक्शन है, इसके अलावा इडियम्स हैं, लेटर्स, एप्लीकेशन, सब कुछ मैंने बच्चों को प्रोवाइड किया हुआ है। हर एक चीज़ मैंने दिखाई हुई है। आगे से आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि सेक्शन बी स्टार्ट किया हुआ है, सेक्शन बी के 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुका हूँ, वो आपको दिखा चुका हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे राइटिंग का आप क्वेश्चन देखें। ऐसे राइटिंग में जो भी टॉपिक, टोटल 4 टॉपिक है तो 4 में से चौथा टॉपिक उसने सेलेक्ट किया, उसका नंबर 4 इसने दिया है। फिर उसके बाद उस टॉपिक पे जो ऐसे था वो ये था, हैज़ डेमोक्रेसी फेल्ड इन पाकिस्तान। जो टॉपिक था उसने टॉपिक लिख दिया, टाइटल भी लिख दिया और उसके बाद इसने ऐसे स्टार्ट कर दिया। ये एक ब्लंडर है। 25 नंबर का ऐसे आता है, 25 नंबर का ऐसे है तो इसका मतलब है 5 नंबर की आपकी आउटलाइंस होती हैं और 20 नंबर का आपको ऐसे मिलता है। मैं कहता हूँ आउटलाइंस का पोर्शन आपको 5 नंबर मुफ्त के देता है। अब इस बच्चे को 1 नंबर भी नहीं आउटलाइंस का, इसको जो मार्क्स मिलने हैं आउट ऑफ 20 मिलने हैं, 5 नंबर तो इसके गए। क्यों गए? क्योंकि इस ऐसे को इसने आउटलाइन के साथ अटेम्प्ट नहीं किया हुआ। अब देखिए ऐसे को आपने आउटलाइन के साथ अटेम्प्ट करना है। जिस तरह देखिए मैं आपको आउटलाइन बनाना सिखाता हूँ, आपने एक ऐसे लिखना है, आपने उस ऐसे की आपको आउटलाइन बनाना नहीं आती। जैसे कि इस ऐसे में आउटलाइन नहीं बनी हुई, मैंने जानबूझ के ये ऐसे आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको आउटलाइन बनाना सिखा सकूँ। बाकी मैंने 10 ऐसे अपलोड किए हुए हैं कि जिसमें वो ऐसे मैंने विद आउटलाइंस अपलोड किए हैं। वो आपको बताया हुआ है कि इन 10 में से इंशाल्लाह ताला एक ऐसे आपका लाजमी रिपीट हो जाएगा जबकि अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसके बाद आप देखें ये ऐसे है, इन ऐसेज में आप पैराग्राफ गिन लें, आप कितने पैराग्राफ है। आपको आउटलाइंस नहीं आती, आप आउटलाइंस की जगह छोड़ दें ऊपर। आपने ऐसे का टाइटल लिखा हैज़ डेमोक्रेसी फेल्ड इन पाकिस्तान। आपने टाइटल लिखने के बाद जो आगे है ये 5, 6, 7 लाइन्स आप इन्हें छोड़ दें। छोड़ने के बाद जो ऐसे आप स्टार्ट करने लगे हैं उससे ऊपर आपने 5, 7 लाइन छोड़ देनी है। फिर उसके बाद यहाँ से आपने ऐसे लिखना शुरू कर दिया, ये एक पैराग्राफ बन गया। फिर उसके बाद आपने इसका ये दूसरा पैराग्राफ लिखा, दूसरे के बाद आपने ये इसका तीसरा पैराग्राफ लिख रहे हैं। फिर उसके बाद आप
इसके जितने भी पैराग्राफ, अब मैं एक मिसाल देता हूँ, आपने एक ऐसे के 5 पैराग्राफ लिखे हैं, ठीक है, 5 पैराग्राफ आपने लिख लिए हैं। अभी आपने इस ऐसे की आउटलाइंस नहीं लिखी, आपने जस्ट इसके पैराग्राफ लिखे हैं। 5 पैराग्राफ लिखे हैं, तो फिर पहला पैराग्राफ आप देखिए कौन सा लिखा आपने। डेफिनेटली आपने पहले पैराग्राफ में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ही लिखी होगी, तो आप ऊपर आउटलाइन में बता दें डेफिनेशन। आपने जस्ट आउटलाइन की हेडिंग देनी है, तो उसमें लिखना है डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। फिर उसके बाद डेमोक्रेसी की नेक्स्ट जो आपने पैराग्राफ लिखा है, आप इस पैराग्राफ को पढ़ें जो आपने लिखा है। उस पैराग्राफ में आप देखें आपका ये पैराग्राफ किसके बारे में है, आपने इस पैराग्राफ में क्या बात की है, इस पैराग्राफ में आपने किसके मतलब बात की है, वो आपने एक लाइन में, हो सकता आपने वो पैराग्राफ लिखा हो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के क्या हालात हैं, या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी किस तरह की चल रही है, ठीक है। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप फिर दूसरे नंबर पे आप हेडिंग दे रही है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, दूसरा पैराग्राफ आपका डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान है। फिर तीसरा पैराग्राफ आपने अपना रीड करना है। तीसरे पैराग्राफ में हो सकता है आपने डेमोक्रेसी को फ़ायदे उसके बताए हो, बेनिफिट्स उसके बताए हो, एडवांटेजेस बताए हो, तो आप हेडिंग में ऊपर बता दें एडवांटेजेस। कहने का मतलब ये है कि जो पैराग्राफ आपका जिस नंबर पे होगा उसी नंबर की आप ऊपर हेडिंग। पहले आपने डेफिनेशन वाला पैराग्राफ बनाया तो डेफिनेशन, दूसरा आपने पाकिस्तान के बारे में डेमोक्रेसी बताई है, तो दूसरी हेडिंग भी आपकी पाकिस्तान के बारे में डेमोक्रेसी की होनी चाहिए। तीसरा आपने जो जो आप पैराग्राफ लिखते जा रहे हैं उसी पैराग्राफ के मुताबिक आपकी हेडिंग की तरतीब भी होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है, कोई इसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। आपके 5 पैराग्राफ बने हैं, 5 हेडिंग बनेगी, आप उन्हीं हेडिंग्स को आपने पैराग्राफ के मुताबिक तरतीब देना है। अब ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन वाली हेडिंग आपकी तीसरे नंबर पे आ रही है जबकि आपने ऐसे में आपने उसे पहले नंबर पे रखा हुआ है। ये बस आप छोटी सी बात है, उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। ये आप कैसे कंप्लीट हो जाता है। बाकी रही बात इसकी कोटेशंस की, बच्चे उसका भी पूछते हैं इसकी कोट्स कैसे ऐड करें। तो देखिए, जो कोट्स आपने लिखनी है, पहले तो हमेशा आप इस बात को याद रखें, जो कोट्स आपने लिखनी है उस कोट को या तो 100% तैयार करें या उसको छोड़ दें, क्योंकि मैं जितने बच्चों की कोट्स चेक करता हूँ उसमें काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं। तो जहाँ पे ये कोट आपको नंबर देती हैं वहाँ पे आपके नंबर कट भी जाते हैं। देखिए, ये कोट्स आप मार्कर के साथ लिखते हैं, जिस तरह भी मेथड एक लिखा हुआ है, इसने कोट्स अच्छी लिखी हैं, लेकिन अगर इन कोट्स में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ग्रामर की मिस्टेक हो जाती है, या वर्ड्स की मिस्टेक हो जाती है, या आपने रेफरेंस गलत दे दिया, तो इसमें आपके बजाय नंबर मिलने के नंबर कट भी जाते हैं। तो इसलिए अगर आप 100% श्योर है कि जो मुझे याद है वो याद रहेगा और एज इट इज़ कॉपी भी करूँगा, तो फिर आप उसे बेशक लिखें, नहीं तो इसे ना लिखें। बाकी ऐसे की लेंथ आप जितनी अच्छी दे सकते हैं उतनी अच्छी दे, जितने पैराग्राफ आपके बनेंगे उसी हिसाब से आप अपनी आउटलाइंस को भी तरतीब दे दें। ये ऐसे का पोर्शन था। फिर उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो मेरा आता है, अब सेक्शन ए वाला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन बी मेरा कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन ए में आपको पता है मॉडर्न एसे से और नावल से क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 शायद ये भूल गया था, लेकिन इसने ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 छोटा करके लिख दिया, लेकिन मेंशन जरूर किया कि ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 है? मॉडर्न एसे का, मॉडर्न एसेस का क्वेश्चन नंबर 1 है। आगे इसका क्वेश्चन भी नहीं लिखना आपने। आपके पास अगर मॉडर्न एसे में 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। आप उसे देखें, आपने कौन सा नंबर पहले चूज किया, उसी नंबर को आपने यहाँ पे मेंशन करना है। आप एसे का मॉडर्न नंबर 2 पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 2 लिखें, 3 वाला करें तो यहाँ पे 3 लिखें, अगर आप 1 वाला करें तो 1 लिखें, ठीक है। अब उसके क्वेश्चन भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर बच्चे आप देखिए, क्वेश्चन ही बच्चों वाला हिसाब है, क्वेश्चन ही लिख रहे होते हैं कि जो क्वेश्चन वहाँ पे लिखा है उसी क्वेश्चन को यहाँ पे भी कॉपी कर रहे होते हैं। ये चीज़ आपने नहीं करनी। जस्ट उस क्वेश्चन की हेडिंग दे दे आप, आपको पता है कि ये क्वेश्चन कौन सा आया है, नहीं समझ लग रही तो उस सूरत में आप बेशक क्वेश्चन लिखें, लेकिन ये हेडिंग आपका टाइम सेव करेगी। अगर 2 लाइन का क्वेश्चन है, आप उसका क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको आप हाफ हेडिंग में लिख रहे हैं तो आप अपना टाइम सेव कर रहे हैं, ठीक है।
नई हेडिंग की समझ लगती है, जिस तरह अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमें हेडिंग की समझ नहीं लगती, तो आप बेशक क्वेश्चन लिख लें और इसमें आपने नंबर ठीक डालना है। फिर उसके बाद जो आपने आंसर आपने तैयार किया हुआ है उसको लिखें और लिखने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पार्ट है उस पार्ट को लिखें। इस तरह आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं तो 3 करें, 4 करने हैं तो 4 करें, 5 करने हैं या 2 करने हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी डिमांड करती है उस हिसाब से क्वेश्चन कंप्लीट करें। करने के बाद आपने उसे लाइन देने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 वाला है, द ओल्ड मैन एंड द सी। अब इसमें ओल्ड मैन द सी बिल्कुल वही हिसाब सारा जो आपने मॉडर्न ऐसे में किया था। जो नंबर आप क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी नंबर को दे, जो आपका क्वेश्चन है उसकी हेडिंग दे और फिर उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। ये आपका सारा मेथड था जो आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। उम्मीद करता हूँ इसमें आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अब उसके बाद लास्ट में आपको बताया था कि लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस होती है, तो कुछ बच्चे लेटर अटेम्प्ट करते हैं, लेटर का तरीका आपको बता चुका था। लास्ट में मैंने एप्लीकेशन को रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेटर आपको बता चुका हूँ, ये एप्लीकेशन राइटिंग हेडिंग है। उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया था वही स्केच आप जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं। अब देखें एग्जामिनेशन ऑल सिटी एबीसी वगैरह वगैरह ये सारा कुछ आपको लेटर में मैं बता चुका हूँ। बाकी आप देखें एप्लीकेशन आप किसको लिख रहे हैं। आप किसी चेयरमैन को लिख रहे हैं, किसी म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसर को लिख रहे हैं, आप किसी मिनिस्टर को लिख रहे हैं, किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। आपने यहाँ पे लाजमी मेंशन करना है। अगर ये मेरी एप्लीकेशन प्रिंसिपल के नाम है तो द प्रिंसिपल लिखूंगा, ठीक है। बाकी सब में मैंने एप्लीकेशन का जो मैंने स्केच लिखा है, एप्लीकेशन मैंने 9 एप्लीकेशन अपलोड की हुई है टोटल, और उम्मीद दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला उन 9 में से एक एप्लीकेशन लाजमी रिपीट होगी। आपने हर एप्लीकेशन का स्केच मैंने आगे लिखा हुआ है, इस एप्लीकेशन को आपने इसका स्केच ऐसे चेंज करना है। बस मेथड आपको मैं लेटर में सिखा चुका हूँ, बिल्कुल वही बातें मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। जो कैपिटल है उनका ध्यान रखना है, जो कामा जो फुल स्टॉप जिस जिस जगह पे लगा हुआ है आपने उसे उसी जगह पे लगाना है। बाकी राइट हैंड साइड वालों को राइट हैंड साइड पे, जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। सब्जेक्ट उसी तरह, सर उसी तरह, जो आपने एप्लीकेशन तैयार की हुई है उसको दरमियान में लिखेंगे। बाकी योर्स ओबीडियंटली याद रखना, जब प्रिंसिपल को लिखा जाते हैं, आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप किसी हेडमास्टर को लिख रहे हैं तो आप उसके फरमाबरदार होते हैं, योर्स ओबीडियंटली, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी मिनिस्टर को लिख रहे हैं, किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं, तो आप बेशक यहाँ पे योर्स ट्रूली लिख सकते हैं जो आपने लेटर में लिखा था। लेकिन जब भी आप प्रिंसिपल को लिखेंगे तो आपने योर्स ओबीडियंटली लिखना है, और ये आपका योर्स ओबीडियंटली ये पेज के बिल्कुल साइड पे ही आना चाहिए, उसी पे ख़त्म होना चाहिए। और एक्स वाई जेड जो है ये आपका जिस तरह मैंने आपको लेटर में बताया था दरमियान में आए, ये भी दरमियान में ही आना चाहिए। तो ये सारी मेरी एफर्ट, ये सारी मेरी कोशिश, ये सारी मेरी एनर्जी आप लोगों के लिए कि जिस तरह हो सकता है आप लोगों की मैं मदद करूं। और इसके अलावा जो मेरे माइंड में जितनी भी बातें थी मैंने कोशिश की है वो सारी डिलीवर करूं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आपको लगे कि आपको कोई बात समझ आई है तो ज़रूर बताइएगा, किसी की हौसला अफजाई की खातिर ही। तो उम्मीद करूँगा और आपको सबको बेस्ट विशेस दूंगा अपनी तरफ से। और मैं दुआ भी करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं जो मुझे समझते हैं कि मैं उनकी किसी न किसी तरह से हेल्प कर रहा हूँ, तो फिर मेरी दुआएं भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ है। मेरी तरफ से आप लोगों को गुड लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।